हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में और शार्प लर्निंग ऐप पर भी। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जो स्वतंत्रता दिवस था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐलान किए हैं। मिशन, थीम, घोषणाएं, दिमागी नक्सल, दिमागी पैदल, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब पर बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो सप्तधारा की चर्चा की है उस पर भी। राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, वो भी बात करेंगे। एरो इंडिया शो का 16वां संस्करण किस शहर में घोषित हो गया है, वो भी बात करेंगे। ठीक है। टीवी चैनलों के विज्ञापनों की अवधि की जो लिमिट थी वो हटा दी गई है, क्यों हटाई गई है। केंद्र सरकार ने संरक्षित स्थलों की सूची से कुछ चीज़ें हटाई हैं। इंडोनेशिया में जबरदस्त भूकंप आया है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समीक्षा हुई, रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है, वो भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और एमसीक्यू लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द्विवार्षिक एरो इंडिया शो का 16वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में होगा। कब होगा? तो ये फरवरी 2027 में होगा। लहांका में स्थित जो वायुसेना स्टेशन है वहीं पर ही आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। 5 दिवसीय आयोजन होगा। और आपको बताऊं कि 1993 में एरो इंडिया शो शुरू हुआ था और उस समय से ये आयोजन वहीं पर होता है, बेंगलुरु में ही। तो आप कहेंगे कि फिर ये क्यों बात कर रहे हैं हम? देखिए, ये जो पिछला जो आयोजन हुआ था ना फरवरी 2025 में, एरो इंडिया, तो उसके संस्करण के समापन के बाद कई सारी ये बात उठी थी कि अब ये जो शो है ना, ये लंका स्थित जो वायुसेना स्टेशन है उसकी जगह कहीं और स्थानांतरित किया जाए। लेकिन अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा विवाद भी हो गया था, तो अब इसको तय किया गया है और ये मीटिंग भी चल रही है जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ वायुसेना के अधिकारियों की। और उसमें यह तय कर दिया गया है कि अगला जो संस्करण होगा फरवरी 2027 में वो यहीं पर होगा। ठीक है, बेंगलुरु में। दुनिया भर से जो विमानन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो सब आती हैं अपने अपने जहाज लेकर और शो में दिखाने के लिए। एशिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ये एरो शो कहा जाता है इसको। अब स्वतंत्रता दिवस पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 15 अगस्त 2026 को देशवासियों ने कौन सा वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये 80वां स्वतंत्रता दिवस था ये। ठीक है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस साल 13वीं बार, अभी 2026 में 13वीं बार जो प्राचीन लाल किला है उसकी प्राचीर से अपना संबोधन दिया। उन्होंने झंडा फहराया और राष्ट्रध्वज फहराने के दौरान एक महिला अधिकारी देख रहे हैं, ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं, कैप्टन सोनिया सिंह चौहान। तो इस दौरान राष्ट्रगान जो हुआ उसके बाद फिर राष्ट्रगीत भी गाया गया था। ठीक है, वहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी गाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2026 को हुई उसकी थीम क्या थी? थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति। तो ये जो दो थीम है, वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, ये थीम इस बार थी। ठीक है। और आपको बताऊं कि लाल किले की प्राचीर पर या लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दौरान पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम भी गाया गया, राष्ट्रगान तो गाया गया, राष्ट्रगीत भी गाया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो थीम है वो क्यों रखी गई थी इस बार? ये जो लंबी सी थीम देख रहे हैं दो, एक वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 47 के लिए युवा शक्ति, उसकी कुछ बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एक तो बात यह है कि वंदे मातरम वर्ष 2025-26 में 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसको शामिल किया गया है। जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी ऐतिहासिक योगदान, उन सबको याद करने के लिए। और अगला जो थीम है ये विकसित भारत वाला, वो ये है कि 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उस वक्त तक देश विकसित हो जाए। भारत की बड़ी आबादी इस लक्ष्य को के लिए महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मानी जाती है, इसलिए एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, उद्यमिता, राष्ट्र निर्माण, इन सब को जोड़ दिया गया है। ठीक है।
तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे इस समारोह में, मुख्य जो समारोह हुआ दिल्ली में वो, तो इसमें जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके 100 लाभार्थी थे। जो स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा हैं वो थे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी थे, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग थे, कुछ किसान भी बुलाए गए थे, कुछ महिला युवा सशक्तिकरण से जुड़े हुए लोग थे, और विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान दिया वो नागरिक भी इसमें आए थे। अगला क्वेश्चन है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास के लिए सप्तधारा की चर्चा की। तो ये क्या है सप्तधारा? तो ये उपरोक्त सभी है, ये जो देख रहे हैं ये सब कुछ सप्तधारा में बात की गई है। अब ये है क्या? ये 7 धाराएं भारत के विकास के लिए है। ये ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पहली धारा ये बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग पावर है, दूसरा है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, तीसरा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। फिर चौथा है गति शक्ति। गति शक्ति जो सरकार की जो स्कीम है उसके तहत सभी जो योजना है उसको तेजी से आगे बढ़ाने की बात है। फिर रक्षा शक्ति है, डिफेंस, और ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। ये सब जो है ना वो सप्तधारा की चर्चा की उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं भी की बहुत सारी। जैसे एक घोषणा की कि एआई प्रशिक्षण मिशन चलाया जाएगा, अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये एआई की ट्रेनिंग क्या होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है। क्या जो लोग एआई चलाते हैं चैट जीपीटी वो होगा, या फिर क्या एआई को बनाना और एआई के टूल्स बनाना जिससे कि उनका खुद का रोजगार हो सके वो बताया जाएगा, इसका आइडिया भी नहीं है। ठीक है, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की बात नहीं की गई है इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तीसरी बात है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज मिशन होगा, विशेष तौर पर ओलंपिक की तैयारी के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन होगा, 1-2 वर्ष में 7-8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है, वर्ष 2047 तक परमाणु क्षमता 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। समुद्र मंथन मिशन की बात की गई है, मतलब समुद्र के भीतर जो खनिज है, ऊर्जा है, उन सबको निकाला जाए। आधुनिक सिविल डिफेंस नेटवर्क, ये भी चर्चा की गई है, ये भी होगा, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। हालांकि ऑलरेडी भारत में सिविल डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में जो आपदा हो गई या चीज़ों को मेंटेन करना है, जैसे कि सिविल डिफेंस की चर्चा और उसकी उपयोगिता सामने आई थी ना जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप पिछले साल के ऐलान देखेंगे और इस साल के ऐलान देखेंगे तो नए ऐलान दिख रहे हैं। जैसे पिछले साल कहा गया था कि हम इंटर्नशिप देंगे 1 करोड़ युवाओं को, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। उस पर जो घोटाले हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उसका पता नहीं है। ठीक है, तो ये फिर से एक ऐलान कि 1 करोड़ को हम ये करेंगे, ये सारे ऐलान किए गए हैं और ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो आप जवाब दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चर्चा की, एक खास शब्द की, दिमागी नक्सल की चर्चा की उन्होंने। तो दिमागी नक्सल पर फिर सोशल मीडिया पर और आम लोगों में कई सारी चर्चाएं हो रही है। तो एक तरह से जो बीजेपी की ओर से बाद में और आम लोगों की ओर से भी जो कहा गया कि भाई कोई विरोध करता है तो उसको आप दिमागी नक्सल कह देंगे, कोई अगर कुछ कह रहा है तो दिमागी नक्सल, मतलब कई तरीके से इंटरप्रिटेशन की कोशिश की गई है इस दिमागी नक्सल की के जो शब्द है उसको। ठीक है, एक नया शब्द गढ़ा गया है और उसके लिए अब ये भी हो रहा है कि कहीं इसके ज़रिए उन लोगों को ना टारगेट किया जाए जो सेमिनार कर रहे हैं, जो सम्मेलन कर रहे हैं, जो किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि जो युवाओं ने, जेनजी ने जो किया जो एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन को लेकर, आप देखिए फिर से एक नई खबर आई है कि एनटीए ने एक और एग्जामिनेशन जो है वो फिर से करने का फैसला किया कुछ सब्जेक्ट के। तो ये फेलियर है, इसके खिलाफ आवाज़ जो उठाया जाए तो ऐसे में उनको ना कह दिया जाए कि ये दिमागी नक्सल है। ऐसे में अब दिमागी पैदल की भी बात होने लगी है। क्या दिमागी पैदल खतरनाक है या दिमागी नक्सल खतरनाक है?
तो खैर कटाक्ष ये हो रहे हैं इस समाज में, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब चर्चा की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर बैचेज हैं। एक है ये एसएससी टीचर रेलवे पुलिस इन सब लेवल का, ये बेसिक मेंबरशिप है, और दूसरा है स्पीसीज एडवांस बैच। इसमें अलग तरीके के कंटेंट होते हैं, एनालिसिस होता है ज़्यादा, और इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और अभी रिपब्लिक डे सुपर सेल चल रहा है, एक आध दिन और है, तो लाभ उठा सकते हैं आप, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो 78, ठीक है, 78। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 78 गैलेंट्री अवार्ड इसकी घोषणा की गई है। इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। तो कितने कितने कौन कौन से अवार्ड हैं? 9 कीर्ति चक्र है, इसमें 7 मरणोपरांत है। शौर्य चक्र है 1 और 12 है, यानी एक व्यक्ति को दोबारा मिल रहा है। शौर्य चक्र 19 है टोटल और 1 मरणोपरांत है। सेना मेडल 36 है, 5 मरणोपरांत है, और इसमें 5 बार भी है, मतलब 5 बार, मतलब 5 लोगों को दोबारा भी मिल रहा है। नौसेना मेडल है 3 और वायुसेना मेडल है 5। ये सब वीरता पुरस्कार है, ठीक है। एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि देश के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य तौर पर 2 कैटेगरी होता है, ठीक है। एक युद्धकालीन होता है और एक शांतिकाल होता है। तो युद्धकालीन जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, ठीक है। असाधारण वीरता, सर्वोच्च त्याग और कर्तव्य के समर्पण के लिए दिया जाता है। उसके बाद स्थान आता है महावीर चक्र का, उससे नीचे, और फिर वीर चक्र होता है। तो ये जो है, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये युद्ध काल में दिए जाते हैं। जैसे पिछली बार दिया गया था, वो दिया गया था आपको जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान, ठीक है। और शांति काल में दिया जाता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो एक अशोक चक्र है, जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, शांति काल का है। दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये हो गया युद्धकालीन और ये हो गया शांतिकालीन। अभी जो अवार्ड दिए गए हैं कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो ये शांतिकालीन अवार्ड उसकी घोषणा की गई है, जो इसमें आप देख रहे हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। और इसके अलावा भी कुछ अन्य वीरता पुरस्कार होते हैं। सेना पदक होता है, नौसेना पदक होता है, वायुसेना पदक होता है। ये सब अवार्ड होते हैं, ओके। तो इसमें एक यहां पर डिफरेंस भी बता देता हूं। ये शौर्य चक्र 2 बार लिखा हुआ है, एक बार बार लिखा हुआ है, बार मतलब कि दोबारा, और एक शौर्य चक्र नॉर्मल है 19, तो एक तरह से 20 हो गया ये, ठीक है। अभी देख लीजिए कि जो अवार्ड है कीर्ति चक्र वो कौन कौन है? 9। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनेओ फ्रांसिस AF, ये आर्मी से हैं। 21 पैरा फोर्स से, स्पेशल फोर्सेस से। मेजर जितेंद्र राठी हैं सेना से। हवलदार गजेंद्र सिंह है मरणोपरांत। गजबीर सिंह ये पुलिस से हैं, मुख्य कांस्टेबल, ये जम्मू कश्मीर से। जसवंत सिंह है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस से। बलविंदर सिंह है जम्मू कश्मीर पुलिस। तारिक अहमद हुसैन है जम्मू कश्मीर पुलिस, ये मरणोपरांत है ये सब। बशीर अहमद है मुख्य कांस्टेबल मरणोपरांत, और ये इंस्पेक्टर हैं सुनील कुमार। तो इन सबको कीर्ति चक्र है, ठीक है। ये आप बड़ा भी करके देखा देता हूं मैं, ओके। अब जो ये है शौर्य चक्र प्रमुख, तो उन सब की पूरी लिस्ट है, टोटल 19 है। 19 की लिस्ट यहां पर मैंने दे दी है, PDF से भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन यहां पर होगा कि भारत सरकार ने टीवी चैनलों के लिए प्रति घंटे विज्ञापन की अधिकतम कितनी अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय लिया? आंसर क्या होगा इसका? यह है 12 मिनट का। और न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, ये लिमिट लगाया हुआ था कि 1 घंटे में 12 मिनट से ज़्यादा विज्ञापन नहीं चला सकते हैं।
तो ये खत्म कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। क्यों ऐसा किया गया है? देखिए अभी क्या है, चैनल तमाम जो है वो, या कोई भी मीडिया इंडस्ट्री या न्यूज़ की इंडस्ट्री, वो विज्ञापनों पर निर्भर रहती है ज़्यादातर, या फिर दान वगैरह पे निर्भर रहती है। टीवी को देखना लोगों ने अब बहुत कम कर दिया है। आखिर क्यों देखें जब हर समय हिंदू मुसलमान की बात होगी, केवल सरकार के ज़्यादातर पक्ष की बात देखने को मिलेगी, और मतलब अजीब सा वहाँ लड़ाई, मतलब आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो लगेगा कि मूड खराब हो गया। तो ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में ही हो रहा है कि लोग टीवी देखना कम कर रहे हैं। वहाँ की जो टीआरपी की व्यूअरशिप है वो लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, नए युवा जो हैं, जेनजी है या फिर ऊपर के युवा हैं, जैसे मैं भी न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, मैं तो वेबसाइट ही देखता हूँ। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ों का। तो मतलब अब विकल्प बदल गए ना। तो ऐसे में चैनलों को कौन देखेगा जहां पर मुर्गा लड़ाई चलती रहती है, हर समय मुर्गा लड़ाई। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो विज्ञापन दाता भी समझ गए हैं ये विज्ञापन यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादातर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, डिजिटल की ओर चले गए हैं, तो वहाँ पर विज्ञापन आ रहे हैं। तो 12 मिनट का जो ये था, इनको विज्ञापन भी नहीं मिल रहा था, और रेट भी कम कर इन्होंने कर दिया अपना विज्ञापन का। तब भी अब लिमिट लगी हुई थी 12 मिनट की, 1 घंटे की, अभी लिमिट समाप्त कर दी गई। इससे क्या है, अब 12 मिनट के बदले वो 30-20 मिनट वो ऐड दिखा सकेंगे, लगातार ऐड दिखा सकेंगे। वैसे में क्या होगा, अपना रेट और डाउन करेंगे वो, ताकि ज़्यादा समय तक दिखा सकें और उससे रेवेन्यू उसको ज़्यादा मिल सके। तो ये मुर्गा लड़ाई वाला जो चैनल्स हैं, इन सब के लिए भारत सरकार ने अब किया है कि चलो ठीक है, वो बरकरार रहें, इसके लिए इनकी अवधि को, जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में कितने स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्थलों की लिस्ट से हटा दिया है? क्या होगा आंसर इसका? 18, टोटल 18 है उसकी संख्या, ये देख लीजिए आप। अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब के ज़्यादातर हैं ये, राजस्थान का भी है, उत्तराखंड का भी है, ये लिस्ट आप देख रहे हैं। इन सबको हटा दिया गया है। तो वैसे आप संख्या याद रखिएगा, 18 हटाए हैं। इन सबको याद आप अपने राज्यों वाला जो है ना, जिनके जो आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर उसका है तो वो याद रख लीजिएगा। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने यानी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये ऐलान किया है, और ये कहा है कि जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम है 1958, उसके प्रावधानों के तहत अब ये राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए हैं, ऐसा कहना है। तो अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उसका रख रखाव का काम ASI का, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इस जिम्मा होता है। अब ये संख्या कम कर दी गई है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न होगा कि किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 15 अगस्त 2026 को 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? इंडोनेशिया। इसका केंद्र एंडे शहर के पास था, और एंडे शहर से 68 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे था। ठीक है, उसके बाद भी आफ्टर शॉक बहुत सारे देखे गए। पहला तो था बहुत मजबूत वाला 7.7 का, फिर 5.9, 5.6, 6.1, इस तीव्रता का भूकंप आता रहा। ठीक है, लेकिन इतने तगड़ा भूकंप आने के बावजूद 50 के आसपास लोगों की मौत हुई है। आखिर क्यों? बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आखिर क्यों? मैप के जरिए देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इधर आप देखेंगे ये रेड कलर में, ये है इंडोनेशिया। द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप हैं इसके, यहां तक ये सब। मामला ये है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये देखिए अब, रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उस क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में भूकंप की गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, खूब सारे भूकंप आते रहते हैं।
हर महीने, हर 2 महीने पर भयानक भयानक भूकंप। ऐसे में इन लोगों ने रहना सीख लिया है भूकंप के साथ। तो बिल्डिंग भी जो बनाई जाती है वहाँ पर, वो इस तरह की बनाई जाती है कि भूकंप रोधी हो सके। भूकंप के जो आफ्टर भूकंप के जो झटके हैं उसको इमारत सह सके, इसलिए कम नुकसान होता है, कम लोगों की मौत होती है। ऐसा तो है नहीं कि इसका पूर्वानुमान लग जाए तूफान की तरह, तो इसलिए लोगों की कम मौत होती है, नहीं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि वो उसको नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये नुकसान वहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। इंडोनेशिया करीब 17,500 द्वीपों का देश है। इतना बड़ा देश इंडोनेशिया यहाँ पर है ना, ये वाला क्षेत्र पर, और प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में है। और यहीं पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण की ओर खिसक रही है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो ये वाला टेक्टोनिक प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है। ये सब टेक्टोनिक प्लेट है, ये जो काला काला ये दिख रहा है ना, ये सब तो एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, और इसीलिए इतने सारे भूकंप वहाँ देखने को मिलते हैं। अभी हाल में बहुत सारे भूकंप देखने को मिले हैं आसपास, ठीक है। तो इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, इसकी राजधानी जकार्ता है, और नई राजधानी जो बन रही है वो क्या है, न्यू संतारा, ठीक है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के प्रबोवो सुबियांतो। मुद्रा यहाँ पर चलती है इंडोनेशियाई रुपया, और पड़ोसी देश इसके मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे, ये सब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि एशियाई और अफ्रीकी जो हाथी है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। भारत में वैसे राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, वो 27 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषित है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2026 में जो की, तो उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट कितना है, आंसर होगा 5.25% ये किया है, ठीक है। तो आरबीआई ने ये तय कर लिया है, वही रखा है। दिसंबर में पिछली बार रेपो रेट को बढ़ाया, मतलब घटाया गया था, और तब से ये स्थिति बरकरार है, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है, अगर वो हम चीज़ों को समझे, रेपो रेट इसको इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि जब बैंकों को, मतलब इससे आसान भाषा में कहें कि जब आपको रकम की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से कर्ज लेते हैं ना, या मैं लेता हूँ, तो उस पर ब्याज देना होता है बैंक को। इसी तरीके से बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के काम के लिए बहुत सारी रकम आरबीआई से कर्ज लेना पड़ता है, और इस पर जो ब्याज आरबीआई लगाता है वो होता है रेपो रेट कहलाता है। वो ब्याज को, इंटरेस्ट को, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, जो अगर बैंक के पास ज़्यादा रकम है वो दे दिया आरबीआई को, ठीक है, तो रखो, उससे इसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारे ये महंगाई को कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई के पास, रेपो रेट के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।